हेलो स्टूडेंट्स, आधार के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आधार ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। आज से आपके लिए फर्स्ट वीडियो भेज दिया जाएगा और रेगुलरली आपको हमेशा हर एक वीडियो को ढंग से पढ़ना है और जो भी क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उसको सोल्व करना है। तो आज अपन सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें अपन जो भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं अपन उन सभी क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहले है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ो इस क्वेश्चन को। उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना होगा जो एक इलेक्ट्रॉन के भार को संतुलित रखेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का वेट है, उसको संतुलित करने के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पे लगने वाले फोर्स के लिए अपन यहां बात करेंगे। तो सबसे पहले तुम ध्यान दो, इसमें E इक्वल होता है F अपॉन Q। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी चार्ज पे लगने वाला फोर्स दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो E इक्वल F अपॉन Q से। तो यहां पर हो जाएगा F इक्वल Q इंटू E। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड होता है E। वैसे अपन बात करें कि साइन के साथ क्या होगा, विथ साइन होगा -E, लेकिन यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, तो परिमाण होगा यहाँ पर +E। तो लगने वाले फोर्स का परिमाण हो जाएगा स्मॉल e चार्ज की वैल्यू इनटू कैपिटल E। ये अपने पास है विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ये कह रहा है कि इसके भार को संतुलित करेगा। भार क्या होता है mg, और भार हमेशा किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो यहां ध्यान देना, नीचे लग रहा है mg। इस mg को संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, जो विद्युत क्षेत्र की वजह से जो बल लग रहा है वो बल ऊपर की तरफ लगना चाहिए, तभी बैलेंस होगा। तो ये लगने वाला फोर्स है स्मॉल e इंटू कैपिटल E। अब ये संतुलित है, इसका मतलब है जितना बल ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ लगेगा। तो स्मॉल e कैपिटल E इक्वल mg। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल हो गया है mg अपॉन स्मॉल e, mg अपॉन स्मॉल e। तो यहाँ m क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेट, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। तो E इक्वल इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। जी की वैल्यू क्या होती है 10 अपॉन, और E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसको सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा कंप्लीट। अब अपन यहाँ क्वेश्चन के साथ साथ में अपन इससे रिलेटेड थ्योरी के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैसे एक बार इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद में इसका एक बार रिवीजन भी हो गया है और थ्योरी की चीजें तुम्हारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, उतना ही ज्यादा जो भी टॉपिक है वो तुम्हारे माइंड में सेव होते रहेंगे। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत क्षेत्र होता है किसी भी आवेश के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह विद्युत बल अनुभव करे। तो इसको कहते हैं अपन विद्युत क्षेत्र। यानी कि कोई भी आवेश अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया क्रिएट करेगा जिस एरिया में किसी अन्य चार्ज को अपन लेकर आएंगे तो वह विद्युत बल अनुभव करे। तो इसे कहते हैं अपन विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के बाद में अपन टॉपिक लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र के मान को बताता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? किसी भी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान। तो अपन इसको डिफाइन कैसे करते हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर लगने वाली एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल, मतलब अपन विद्युत क्षेत्र ई लेना चाह रहे हैं, बल F है और परीक्षण धनावेश की वैल्यू क्या है? Q नॉट है। तो विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकांक परीक्षण धनावेश पर जो लगने वाला बल है उसको अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहां पर Q नोट क्या है? परीक्षण धनावेश। क्या है ये? परीक्षण धनावेश। अगर इस Q नोट की वैल्यू तुम 1 कर देते हो, एकांक मतलब 1, तो E इक्वल क्या रह जाएगा तुम्हारे पास? F रह जाएगा। E इक्वल क्या रह गया तुम्हारे पास? F रह गया। तो यहां ध्यान देना, ये जो बल है यही क्या बन गया है? यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बन गया है। यहाँ पर धनावेश क्यों लिया गया है? धनावेश की वजह से ही यहाँ +1 से डिवाइड हो गई है और +1 से डिवाइड होने के कारण E की वैल्यू F के इक्वल आएगी। अगर तुमने माइनस ले लिया तो फिर -1 होने पर क्या होगा? E इक्वल -F हो जाएगा। तो फिर ये अपोजिट हो गया, मतलब E बराबर क्या हो गया? -F। तो फिर बल थोड़ी हुआ है विद्युत क्षेत्र के इक्वल। अपन फिर अगर माइनस लेंगे तो -F होने पर ये बोलना पड़ेगा कि बल का नेगेटिव मान विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है। इसलिए यहां ध्यान देना, धनावेश ही लेना है इसमें। अब दूसरी बात है परीक्षण। परीक्षण का मतलब क्या है? यहाँ पर परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका परिमाण बहुत कम होता है, जो दूसरे आवेशों को प्रभावित नहीं करता है, दूसरे आवेशों पर अत्यल्प बल लगाए, लेकिन ये खुद बल अनुभव करता है। तो दूसरे आवेशों को प्रभावित नहीं करेगा तो विद्युत क्षेत्र का मान नहीं बदलेगा। तो अपन ये भी चाहेंगे साथ साथ में कि विद्युत क्षेत्र का मान भी नहीं बदले। जिस बिंदु पर तुम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाह रहे हो और वहां पर तुम आवेश लेकर आ रहे हो, तो उस आवेश की वजह से वहां पर विद्युत क्षेत्र भी नहीं बदले। तो विद्युत क्षेत्र नहीं बदले, इसी के लिए अपन ऐसा आवेश लेते हैं जिसका मान बहुत कम हो, और इस आवेश को क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। और यहाँ धन आवेश है इसलिए लिखा गया है परीक्षण धन आवेश। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन भी बनता है बोर्ड में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करो तथा इसका SI मात्रक लिखो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन अपॉन आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या बन गया? न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से ध्यान रखना है। E इक्वल F अपॉन Q है, तो यहाँ बल के लिए न्यूटन हो गया है और आवेश के लिए क्या हो गया? यहाँ पर कूलाम हो गया है। तो ये तुम्हारा टॉपिक क्लियर हो गया। विद्युत क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन बनेगा, छोटा क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करो, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है विद्युत क्षेत्र को परिभाषित करो, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक भी हो सकता है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि। तो इसके ऊपर अपन वेक्टर भी लगा सकते हैं। विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस तरफ होती है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन धनावेश के कारण किस तरफ होती है और ऋणावेश के कारण किस तरफ होती है। तो यहां ध्यान रखना है। अपन ले रहे हैं प्लस आवेश, और प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेना चाह रहे हैं। विद्युत क्षेत्र प्लस की वजह से होता है आवेश से दूर की ओर। दूर की ओर क्या होगा? यहां तुम परीक्षण धन आवेश रखोगे और उस पर लगने वाला बल ज्ञात करोगे, तो यहां परीक्षण धन आवेश रखेंगे अपन Q नॉट, और ये भी धन आवेश है। तो धन आवेश में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये वाला धन आवेश इस धन आवेश को अपने से दूर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, दूर की तरफ बल लगाएगा। तो यहाँ जो बल की डायरेक्शन है वही क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। तो धन आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र क्या होगा? उससे दूर की तरफ रहेगा। दूसरा लेते हैं अपन ऋणावेश। ऋणावेश के लिए भी तुम क्या करोगे? यहाँ पर परीक्षण धन आवेश रखोगे। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो कहीं पर भी तो परीक्षण धन आवेश रखो वहां पर।
अब ये परीक्षण धनावेश है, ये तो प्लस है और ये है माइनस, तो प्लस माइनस में क्या होगा, आकर्षण होगा, तो बल की डायरेक्शन इस तरफ होगी, तो बल की डायरेक्शन आकर्षण की वजह से इस तरफ होगी, तो माइनस की वजह से विद्युत क्षेत्र आवेश की खुद की तरफ होगा, प्लस की वजह से दूर की ओर और माइनस की वजह से खुद की ओर, ये बात ध्यान रखनी है। आगे भी तुम्हारे डेरिवेशंस में इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ध्यान रखो धन आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र दूर की ओर और ऋण आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र खुद की ओर होता है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। अब अपन को पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, सभी स्टूडेंटों को आना चाहिए। विद्युत द्विध्रुव, नाम ही है यहाँ पर द्विध्रुव, द्विध्रुव मतलब दो अलग अलग टाइप के आवेश, एक माइनस और एक प्लस, ये दोनों मिलकर बनाते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो द्विध्रुव में क्या होता है कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश जिनका परिमाण समान हो और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर भी स्थित होने चाहिए। तो दो विपरीत प्रकृति के आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इनको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य को मापने के लिए यहाँ पर अपने को एक भौतिक राशि की आवश्यकता पड़ी, तो उस भौतिक राशि का नाम क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए क्या है, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल होता है किसी भी एक आवेश का परिमाण इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, किसी भी एक आवेश का परिमाण इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है कि किसी एक आवेश का परिमाण, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका भी मात्रक हो सकता है, मात्रक देखो यहाँ पर ध्यान देना, आवेश का मात्रक होता है कूलम इनटू दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका मात्रक क्या बन गया, कूलम इनटू मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हो। तो आवेश के क्वांटीकरण, क्वांटीकरण का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स के रूप में, आवेश छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। आवेश की एक छोटी से छोटी इकाई भी होती है जिसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, जिसको अपन इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का परिमाण है उसी को आवेश का क्वांटम भी कहा जाता है। तो सबसे छोटी इकाई है आवेश की ई आवेश की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। क्वेश्चन आ जाए कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हो, तो किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज होता है। मतलब इसको अपन मैथमेटिकली भी लिखना पड़ेगा, Q इक्वल प्लस माइनस एन ई। कैसे लिखेंगे क्वांटीकरण के लिए, Q इक्वल प्लस माइनस एन ई, ठीक है। जैसे अपन n की वैल्यू लेंगे यहाँ पर, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से चलेगी। तो यहाँ वैल्यू लेंगे अपन Q, तो प्लस माइनस तो आएगा यहाँ पर 1 e प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3, तो ये हो गई आवेश की वैल्यू। तो हर जगह ई आ रहा है और 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। और ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, जिसको अपन आवेश का क्वांटम भी कहते हैं। इसको आवेश की मूल इकाई भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ आवेश छोटे छोटे क्वांटाओं के रूप में होता है। तो क्वेश्चन आया आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हो, तो क्वांटम थ्योरी जो भी है आवेश की उसी को अपन को लिखना है कि किसी भी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के परिमाण का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं? इनके दो गुण लिखो। ये बोर्ड के लिए मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र रेखा या फिर विद्युत बल रेखा भी कहा जा सकता है इसको। विद्युत क्षेत्र रेखा है या इसको बल रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, विद्युत बल रेखा होती क्या है? ये विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका है। विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को अपन कैसे रिप्रेजेंट करें, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन का पता कैसे लगाएं, तो अपन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से ही इसका पता लगाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा होती क्या है? विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, एक ये काल्पनिक वक्र है, विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए काल्पनिक वक्र बनाया जाता है। तो अपन परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना। विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। जैसे अपन बात करें इसको, ये अपन ने बना दी विद्युत क्षेत्र रेखा, ये विद्युत क्षेत्र रेखा की डायरेक्शन हो गई। अब विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र के बारे में बताती है, मतलब यहाँ अपन विद्युत क्षेत्र देखना चाहते हैं तो इस बिंदु पर इसकी दिशा में स्पर्शरेखा बना दो, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र। यहाँ अगर विद्युत क्षेत्र चाहिए तो इस बिंदु पर इसकी दिशा में स्पर्शरेखा खींच दो। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो इसकी दिशा में स्पर्शरेखा खींच दो। यहाँ जैसे यहाँ चाहिए तो यहाँ स्पर्शरेखा, यहाँ चाहिए यहाँ स्पर्शरेखा बना दो, तो ये विद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। तो परिभाषा है इसकी, विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करती है। ये जरूर ध्यान देना यहाँ पर, ये जो विद्युत क्षेत्र है ये है परिणामी विद्युत क्षेत्र। क्या है ये? परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कई मान हो सकते हैं। जैसे अपन बात करें यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र इस तरफ हो गया है, एक विद्युत क्षेत्र इस तरफ हो गया है, एक विद्युत क्षेत्र इस तरफ हो गया है। यहाँ विद्युत क्षेत्र के कई मान हो सकते हैं लेकिन इन सभी का परिणामी एक ही होगा। इन सभी का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही होगा। तो यहाँ जो नेट है इसको रिप्रेजेंट करता है विद्युत बल रेखा, परिणामी को व्यक्त करती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन भी आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती है? ध्यान देना है। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि दो अलग अलग रेखाएं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, यहाँ काट रही है, तो इसके अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र का परिणामी की दिशा इस तरफ हो गई, इसकी वजह से परिणामी विद्युत क्षेत्र इस तरफ हो गया। एक ही बिंदु पर दो परिणामी नहीं हो सकते हैं, वैसे अलग अलग मान बहुत हो सकते हैं, इनकी संख्या अनंत हो सकती है, लेकिन परिणामी सभी का क्या होगा? एक ही होता है। तो यहाँ एक बिंदु पर दो परिणामी नहीं हो सकते हैं, तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र के दो मान नहीं हो सकते हैं, तो कभी भी बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात यह है, इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण भी पूछे गए क्वेश्चन में। पहले इसकी डेफिनेशन है, इसके बाद में है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला पॉइंट तो ये लिखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है।
ये काटेगी नहीं कभी भी एक दूसरे को, कारण बता दिया तुम्हारे को। दूसरा है विद्युत क्षेत्र रेखा किसी भी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में नहीं होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में नहीं होती है। कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से नहीं होगी बंद वक्र के रूप में, क्योंकि स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? संरक्षी क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है? संरक्षी क्षेत्र। और संरक्षी क्षेत्र में बंद रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ध्यान देना है। सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी गया था क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में नहीं होती है, क्यों? तो इसका आंसर देना है तुम्हारे को। विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी क्षेत्र होता है और संरक्षी क्षेत्र में बंद रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। ठीक है। इसके अलावा और भी है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बंद रेखाएं परस्पर समांतर और समान दूरी पर स्थित होती है। इनके बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होगी, दूरी भी इक्वल होगी और सभी की डायरेक्शन भी सेम रहेगी। ये हो गया प्रॉपर्टीज की। दूसरा ये है अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी तो असमान विद्युत क्षेत्र के लिए असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं अलग अलग डायरेक्शन में भी रह सकती है। उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, जैसे ये इधर है, ये इस तरह का, ये इस तरह का। असमान विद्युत क्षेत्र में अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है। दूसरा अगर डायरेक्शन सेम है, हो सकता है डायरेक्शन सेम हो तो इनके बीच की डिस्टेंस अलग अलग होगी, बीच की डिस्टेंस अलग अलग होगी। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास होती है उतना ही विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहाँ डिस्टेंस कम है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल है, यहाँ डिस्टेंस कम है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होती है उतना ही विद्युत क्षेत्र क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है। तो अपन ये भी लिख सकते हैं इसके गुण में कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितनी पास होती है उतना ही विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में तो सभी बराबर दूरी पर थी, यहाँ अलग अलग दूरी है तो ये भी असमान विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी। यहाँ बात करें इस बिंदु पर अगर कोई विद्युत क्षेत्र की बात करें और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करें तो दोनों जगह विद्युत क्षेत्र की वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पास में है तो इस बिंदु का नाम दे दिया अपन ने ए, इस बिंदु का नाम दे दिया बी। ये बिंदु हो गया है बी। तो ए पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है बी से, क्यों है? क्योंकि यहाँ पास पास में है। तो ये अलग से डायग्राम देखो, हो सकता है कि कहां पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा है कहां पर कम है, तो अपन लिख देंगे ई इज ग्रेटर देन ई बी, ई इज ग्रेटर देन ई बी। तो ये हो गए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। बोर्ड एग्जाम के लिए तुम्हारे को बेसिक ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन और कम से कम 4 प्रॉपर्टी, 4 गुण इसके। वैसे एग्जाम में 2 गुण ही पूछता है लेकिन तुम्हारे को कम से कम 4 तो तैयार रखने हैं। और जो भी पॉइंट इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती नहीं है क्यों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद होकर के रूप में नहीं होती है क्यों, तो ये क्वेश्चन भी अलग अलग एक एक मार्क्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी गाउसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश शून्य है तो क्या इसका अर्थ यह है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी? कोई भी गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए पहले अपन को। गाउस का नियम किसके लिए अप्लाई होता है? बंद पृष्ठ के लिए। और गाउस के नियम को अप्लाई करने के लिए जो अपन बंद पृष्ठ लेते हैं उसी को कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। ठीक है। तो गाउसीय पृष्ठ के अंदर नेट आवेश शून्य है तो इसका अर्थ यह है कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। ये कोई जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल तुम्हारे माइंड में आना चाहिए द्विध्रुव का, विद्युत द्विध्रुव।
विद्युत द्विध्रुव। ये अपन ले रहे हैं गाउसियन पृष्ठ, किसी भी आकृति का हो सकता है, ये गोल भी हो सकता है और भी कोई शेप हो सकती है इसकी। अपने एक बंद पृष्ठ ले लिया और इसके अंदर मैंने रख दिया माइनस Q और प्लस Q। इन दोनों का नेट आवेश Q नेट हो गया है माइनस Q प्लस Q इक्वल क्या हो गया, 0 हो गया। टोटल आवेश 0 हो गया। अब मेरे को ये बताओ तुम, ये तो हो गई इसकी x और ये हो गई द्विध्रुव की निरक्ष। x पर विद्युत क्षेत्र होता है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट होगा, ये निरक्ष है, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी जगह है वहां पर भी विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट होता है द्विध्रुव के कारण, तो द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है। जबकि गाउसियन जो सरफेस है इसके अंदर नेट आवेश क्या है, 0 है, और पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट होगा क्योंकि द्विध्रुव की ये पॉइंट अक्ष बन गया और ये वाला पॉइंट क्या बन गया, निरक्ष, ठीक है। तो यहाँ अक्ष और निरक्ष दोनों पॉइंट तुम्हारे माइंड में रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में है द्विध्रुव के कारण अक्ष पे और निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, यहाँ भी विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा क्योंकि ये है x, इस लाइन को कहेंगे x और ये वाली लाइन है निरक्ष। इसके अलावा बाकी जगह है वहां पर भी विद्युत क्षेत्र प्रेजेंट रहता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि क्या किसी गाउसियन पृष्ठ के अंदर नेट आवेश शून्य है, तो गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा, बिल्कुल गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रिप्रेजेंट होगा। तुम्हारे को ये एग्जांपल देना है कि द्विध्रुव को रख दिया गाउसियन पृष्ठ के अंदर, तो द्विध्रुव के कारण गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र उपस्थित होगा, लेकिन इसका नेट आवेश क्या आ जाएगा, शून्य होगा, ठीक है। विद्युत फ्लक्स को समझाइए। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक और इसकी विमादी लिखनी है। मात्रक और विमा निकालने के लिए अपने पास होना चाहिए सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला। तो सबसे पहले फ्लक्स की डेफिनेशन, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ उपस्थित है, उससे अभिलंबित जितनी बल रेखाएं गुजरेगी उतना ही ज्यादा उसका फ्लक्स होगा, ठीक है। और फ्लक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लक्स को। फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, कोई भी अपन पृष्ठ ले लेते हैं, ये पृष्ठ ले लिया, ये हो गया इस पृष्ठ का तल, ये पृष्ठ का तल है, और यहां विद्युत क्षेत्र ले लिया इस डायरेक्शन में, और एक छोटा सा अल्पांश लिया यहाँ पर, जिस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र ई लिया तुमने। दूसरा है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश हमेशा तल के 90 डिग्री पर होता है, तो ये लाइन इसके तल पर है, इससे 90 डिग्री पर हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश। ये क्षेत्रफल सदिश अल्पांश का है तो इसको लिखेंगे अपन डीए सदिश, ठीक है। यहाँ ये एंगल है 90 डिग्री क्योंकि ये वाली लाइन कहां पर है, इसके तल पर है। इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो इस अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स, फ्लक्स को अपन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा डी फाई। तो डी फाई बराबर हो जाता है ई डॉट डी। तो विद्युत क्षेत्र है और जो क्षेत्रफल सदिश है, इन दोनों का डॉट गुणनफल ही क्या होता है, विद्युत फ्लक्स होता है।
तो यहां से अगर इसको अपन ओपन करें डॉट प्रोडक्ट को, तो यहाँ cos आएगा, ई डी ए cos थीटा क्या बन जाएगा, डी फाई इक्वल ई डी ए cos थीटा। थीटा ई और डी ए दोनों के बीच का कोण है यहाँ पर। अगर तुम्हारे को टोटल फ्लक्स लेना है तो अपन क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, समाकलन से आता है टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ मात्रक पूछा है तो मात्रक अपन निकाल सकते हैं। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन अपॉन कूलम्ब। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन अपॉन कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर क्या हो गया, विद्युत फ्लक्स का मात्रक हो गया। ठीक है, v मान तुम खुद निकाल ही सकते हो फॉर्मूले में, विद्युत क्षेत्र की विमा निकाल लेना। विद्युत क्षेत्र की विमा कैसे आएगी, E इक्वल एफ अपॉन क्यू से। यहाँ एफ की विमी सूत्र लिख देना, m1 L1 T-2। आवेश का विमी सूत्र क्या है, AT। इससे डिवाइड करके अपन E का विमी सूत्र निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल का विमी सूत्र क्या होता है, L2। क्षेत्रफल का विमी सूत्र क्या होगा, L2 होगा। तो इसका विमी सूत्र E का निकाल के L2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फ्लक्स का विमी सूत्र आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो समांतर लंबे रेखीय आवेशों पर रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है λ1 एक पर और दूसरे पर दिया हुआ है λ2। इनके मध्य प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाला बल का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि लंबे तार के कारण, लंबे रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो अपने गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग है उसमें पढ़ रखा है, और उसका फॉर्मूला होता है अनंत लंबाई का तार। अनंत लंबाई के तार के कारण उससे r दूरी पर अनंत लंबाई के तार के कारण उससे r डिस्टेंस पर, r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जबकि इसका आवेश घनत्व दिया हुआ है λ। ये बात तुम्हारे को समझ आई हुई है, पढ़ा हुआ है, नोट्स में देखना अगर किसी को याद नहीं है तो। यहाँ विद्युत क्षेत्र E इक्वल होता है 2k लैम्डा अपॉन r। यहाँ ये भी ध्यान रखना, ये जो r डिस्टेंस है वो तार से लंबवत डिस्टेंस है, तार से लंबवत दूरी है। तो E इक्वल होता है 2k लैम्डा अपॉन r, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो गया तार के कारण। अब अपने को इक्वेशन कर रहा है कि दो अलग अलग लंबे तार हैं। एक तार तो ये है जिसका रेखीय आवेश घनत्व λ1 है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इसका रेखीय आवेश घनत्व है λ1 और बीच की डिस्टेंस ले ली इनकी r। दूसरा वायर है जिसका रेखीय आवेश घनत्व है λ2। इसका रेखीय आवेश घनत्व है λ2। इस वाले तार के कारण इस वाले तार पर बल लगेगा और इस वाले के कारण लगेगा इस वाले तार पर बल। कभी भी कोई भी आवेशित तार खुद खुद में बल नहीं लगाएगा, इसकी वजह से इस पर लगेगा और इसकी वजह से इस पर लगेगा। अपन यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं कि ये एक छोटा सा अल्पांश है जिसका आवेश है dq, जिस पर आवेश क्या है dq है, और इसकी लंबाई है dl। इसकी लंबाई क्या हो गई, dl हो गई। अब बात करते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व होता क्या है। तो रेखीय आवेश घनत्व होता है टोटल आवेश अपॉन टोटल लंबाई। तो इतने थे अल्पांश पर आवेश है dq और इसकी लंबाई है dl। तो लेमडा इक्वल क्या हो गया, dq अपॉन dl। तो अगर कोई dq पूछे तो अपन इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे लेमडा को dl से। यहाँ पर लेमडा की जगह क्या लिया हुआ है, लेमडा,
तो इसकी जगह लैम्डा 2 लिख दो। तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी, dq इक्वल लैम्डा 2 इंटू dl। तो ये तो आ गया अल्पांश पर आवेश। अब अपन को याद करना है कि अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E की वैल्यू यहाँ पर इतने थे पार्ट पर E का मान क्या होगा। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र खुद के कारण नहीं होगा, इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस वाले आवेश के कारण होगा। तो यहाँ इसका इसके कारण इससे r दूरी पर यहाँ विद्युत क्षेत्र, अभी अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला, E इक्वल 2k लैम्डा अपॉन r होता है। तो यहाँ लैम्डा 1 है इसका चार्ज, तो लैम्डा 1, ठीक है। अब F इक्वल क्या होगा, किसी भी बिंदु पर कोई आवेश है उस पर लगने वाला बल dF। dF क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि अल्पांश के रूप में दिया हुआ आवेश, तो बल भी क्या होगा अल्पांश के रूप में होगा। तो dF इक्वल dq इंटू ई। F इक्वल QE फॉर्मूला होता है, तो Q की जगह क्या आ गया dq और dF, F की जगह क्या आ गया dF आ गया यहाँ पर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो dq की, लैम्डा 2 इंटू dl अपॉन dq की वैल्यू क्या होगी लैम्डा 2 इंटू dl इंटू E की वैल्यू, E की वैल्यू ये पुट कर दो 2k लैम्डा 1 अपॉन r, ठीक है। ये आ गई किसकी वैल्यू, E की वैल्यू आ गई यहाँ पर ये। तो dF की वैल्यू क्या हो गई, dF इक्वल 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2, 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन r, और dl को अलग लिख दो यहाँ पर। तो dF अपॉन dl क्या हो गया, dF अपॉन dl इक्वल आ गया 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन r। ये है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, इसको क्या कहेंगे बल अपॉन लंबाई है, बल अपॉन लंबाई। तो ये क्या हो गया एकांक लंबाई पर, एकांक लंबाई पर बल। तो कोई भी दो लंबे तार है उनकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का फॉर्मूला क्या हो गया है 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन r। लैम्डा 1 क्या है, पहले वाले का रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा 2 दूसरे वाले का रेखीय आवेश घनत्व, और r है दोनों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है। तो आज अपन इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं। जो भी टॉपिक डिस्कस हुए हैं उनको एक बार ढंग से पढ़ना, पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करना, फिर नहीं आए तो इनका आप वीडियो देख सकते हो और अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।